हेलो दोस्तों, मैं हूं कनिका फ्रॉम फटाफट लर्निंग। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पहला पाठ यानी कि चैप्टर 1। ये आपकी 8th क्लास की हिंदी बुक का पहला लेसन है और इस कविता का शीर्षक है ध्वनि। तो दोस्तों, ध्वनि क्या होती है? ध्वनि का मतलब होता है आवाज़। जो भी हम चारों तरफ से सुनते हैं वो सब क्या है? ध्वनि है। और इस कविता के रचयिता कौन है? इस कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो आइए इस कविता की शुरुआत करते हैं जिसका शीर्षक क्या है? ध्वनि। तो इस कविता में कवि हमें ध्वनि के बारे में बताते हैं। और ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? ये ध्वनि उनके अंदर से आ रही है और अपने अंदर से आने वाली ध्वनि से प्रेरित होकर उन्होंने यह कविता लिखी है। और सबसे पहले तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं, ये छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। तो छायावादी युग की जो कविताएं होती हैं, इनकी विशेषता क्या होती है? इनकी विशेषता होती है कि ये अपनी प्रकृति में अवयवों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और जो अर्थ हमें सामने से कविता का दिखाई देता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा अर्थ ज़रूर छुपा होता है, जिसे कवि अपनी कविता में शब्दों में नहीं बताना चाहते। तो चलिए हम समझते हैं कि इस ध्वनि कविता में कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि वसंत क्या होती है, वसंत में ऐसा क्या खास होता है। तो जो वसंत होती है ये एक ऋतु होती है और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वसंत को सबसे अच्छा सीज़न माना जाता है सारे 6 सीज़न में से। और इसे जो है यानी कि वसंत को जो है ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रकृति होती है वो अपनी पूरी सुषमा में होती है। यानी कि वसंत के मौसम में हमारी प्रकृति बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। हर जगह हरियाली ही हरियाली होती है, हर जगह फूल खिले हुए होते हैं। और आपको पता है ना ये मौसम किस मौसम के बाद आता है? तो ये मौसम आता है यानी कि ये ऋतु आती है पतझड़ के मौसम के बाद। और आपने देखा होगा पतझड़ के मौसम में कैसे सब कुछ सूख जाता है, पत्ते सूखे होते हैं, फूल नहीं खिलते। लेकिन इस मौसम में वसंत ऋतु में क्या हो जाता है? सब कुछ नया हो जाता है। प्रकृति में एक नए जीवन का संचार होता है। और ऐसा ही कुछ कवि के साथ हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलें देखी, जैसे कि पहले इनकी माता जी की मृत्यु हो गई, फिर उसके बाद पिताजी इन्हें छोड़कर चले गए और फिर इनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। तो ये जो कविता है ध्वनि, उन्होंने अपने लिए लिखी है और हमारी युवा पीढ़ी यानी कि हमारे यूथ के लिए, उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए लिखी है। यानी कि जीवन में चाहे, और हमारे जो कवि हैं निराला जी, वो कहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी हार्डशिप्स आ जाएं, कितनी भी परेशानियां आ जाए, लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जीवन ख़त्म हो गया। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि हमें तो जीवन में बहुत सारा काम करना है, बहुत सारे अच्छे अच्छे गोल्स को अचीव करना है, लक्ष्य प्राप्त करने हैं। तो इसलिए इतनी जल्दी यानी कि इतनी छोटी छोटी तकलीफ़ों से हमारा जीवन समाप्त नहीं हो सकता जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस पूरी कविता का जो सार है वो यही है कि चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि अभी हमें अपने जीवन का परम लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। अब सबके जीवन का लक्ष्य होता है, जैसे कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो हमारे जो कवि हैं निराला जी, इनके जीवन का लक्ष्य है कि ये अपनी कविताओं द्वारा हमारे समाज की युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उन्हें नई दिशा दिखाना चाहते हैं। तो चलिए अब हम कविता पर आ जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपनी पहली पंक्ति पर, जिसमें कवि कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं? इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं या फिर कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो उनके जीवन में अमृत रूपी वन के में वसंत रूपी यौवन आया है। यानी कि अभी अभी उनके जीवन में वसंत आया है। जैसे कि पतझड़ के मौसम के बाद
वसंत आता है ऋतुओं में, ऐसे ही कवि कहते हैं कि मैं इतनी मुश्किलों में था, उसके बाद मेरे जीवन में अब वसंत आया है, क्योंकि जो कवि हैं वो बहुत ज़्यादा आशावादी हैं, अर्थात एक नए उत्साह और जोश का आगमन हुआ है अभी उनके जीवन में। फिर से वसंत ऋतु में चारों तरफ फूल की भरमार और उनकी खुशबू फैली है, जो कि बहुत सुंदर लगती है। अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। यही कारण है कि जैसा कि उत्साह और जोश की अधिकता है, तो हमें ये कुछ दिन ठहरेगा और अभी इसका अंत नहीं होगा। जैसे कि हमने देखा है कि वसंत भी कुछ महीने ठहरती है इसमें प्रकृति में, तो ऐसे ही जो है कवि कहते हैं कि उनके जीवन में भी जो वसंत आया है वो अभी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम अब पहली पंक्ति के कठिन शब्द देख लेते हैं। अंत, अंत का मतलब क्या होता है? समाप्ति। समाप्ति मतलब एंड, किसी भी चीज़ को का ख़त्म हो जाना, ठीक है। और फिर है मृदुल। मृदुल मतलब क्या होता है? सॉफ्ट, यानी कि कोमल। और हमारा फिर आता है वसंत। वसंत मैंने अभी आपको बताया फूल खिलने की ऋतु, यानी कि जिसमें हमारे जो फूल होते हैं वो खिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वसंत कहते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पंक्ति पर, जिसमें कवि क्या कहते हैं? हरे हरे ये पात हैं, डलियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। तो इसमें कवि क्या कहते हैं? इसमें जो है कवि जो हैं वो प्रकृति का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि चारों ओर हरे भरे वृक्ष हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो कि अभी तक सो रही हैं, यानी कि वो इस बात से यह कहना चाहते हैं हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सो रही है, उन्हें जगाने का समय आ गया है। कवि कहते हैं मैं सूर्य को लाकर उनकी अल्फाई कलियों को जगाऊंगा, यानी कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो उन्हें जगाना चाहते हैं। और हमारे जो युवा पीढ़ी है उसे जागृत करना चाहते हैं। जिस प्रकार सूर्य के आने से प्रकृति में एक नया जोश और उत्साह छा जाता है ना। अब देखो, हम रात को सोते हैं और फिर जब सुबह होती है तो हम उठ जाते हैं, तो यानी कि कवि जो है हमारे जो यूथ है उसे जागृत करना चाहते हैं। पंक्तियों के माध्यम से कवि यह भी कहना चाहते हैं कि निराशा और जिंदगी से हारे हुए लोगों को मैं जीवन दान दूंगा, यानी कि जो लोग अपने जीवन से हार मान चुके हैं, जैसे कि कुछ बच्चे कम मार्क्स लाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स अच्छे हों और टीचर्स अच्छे हों और वो उन्हें समझाए, या फिर दोस्त अच्छे हों, क्योंकि जो हमारी जो यंग जनरेशन होती है वो मम्मी पापा से ज़्यादा अपने दोस्तों की बातों को मानती है, तो इसलिए जो है जो कवि हैं वो इसमें यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी उन्हें प्रेशर करेगा या कोई भी उन्हें सही राह दिखाएगा तो वो सही राह पर आ जाएंगे। और इस तरीके से कवि यही कहना चाहते हैं कि वो उनके जीवन में बहार ला देंगे, जैसे कि वसंत ऋतु में चारों ओर बहार आती है। तो चलिए अब हम सेकंड पंक्ति यानी कि दूसरी पंक्ति के भी डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं, यानी कि कठिन शब्द देख लेते हैं। पात। पात का मतलब क्या होता है? लीफ, यानी कि पत्ता। और गात। गात का मतलब क्या होता है? शरीर। शरीर मतलब बॉडी। और स्वप्न। स्वप्न मतलब तो सबको ही पता होगा। स्वप्न का मतलब क्या होता है? सपना, यानी कि ड्रीम। मृदुल। मृदुल का मतलब होता है हाथ। मृदुल कर का मतलब होता है हाथ। और कलियों का मतलब आप सबको पता होगा, जब फूल नहीं खिलते और खिलने से पहले जो फूलों की अवस्था होती है, जैसे कुछ कुछ ऐसे, तो उसे हम क्या कहते हैं? कली। आई नो गाइस, ड्राइंग मेरी थोड़ी सी ख़राब है तो प्लीज़ हंसना मत। प्रत्यूष। प्रत्यूष का मतलब क्या होता है? प्रत्यूष का मतलब होता है सवेरा, यानी कि मॉर्निंग।
और फिर है मनोहर। मनोहर का मतलब क्या होता है? सॉरी गाइस, एक मिनट। मनोहर का मतलब क्या होता है? मनोहर का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पंक्ति पर आते हैं, जो है लास्ट पंक्ति है और हमारी इस कविता की, जो है पुष्प पुष्प से तदरा लफ, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहरज सींच दूँगा मैं, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। जो ये प्रस्तुत पद्यांश है, इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? इसमें कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। वह कहते हैं कि एक एक फूल से आलस्य को खींच लेंगे वो, अर्थात वो कहना चाहते हैं, मैं आलस में पड़े युवकों के मन में नए जीवन का अमृत और प्रसन्नता लाना चाहता हूँ। यानी कि कवि कहते हैं जो युवा मनुष्य हैं, जो अपने जीवन से हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, वो उनके जीवन में नई खुशियाँ लाना चाहते हैं। कवि खुशी खुशी से ये कार्य करना चाहते हैं और हर युवा जाति के भीतर एक नया जोश भर देना चाहते हैं, जो कि उनके आलस को दूर करना चाहते हैं। वो इसका अर्थ यह है कि जो जीवन की वास्तविकता का आनंद उठाते हैं ना, खुशी खुशी हर मुश्किल से पार पा जाते हैं, तो उनका अंत कभी नहीं हो सकता। आप देखो, मुश्किल तो सबकी लाइफ में आती है, लेकिन जो अपनी मुश्किलों को हफ्ते हफ्ते खुशी खुशी पूरा कर लेता है, उन्हें पार कर लेता है, तो वही मनुष्य तो सफल होता है। अगर हम पहले से ही हार मान लेंगे, अब मान लो टीचर ने आपको कोई होमवर्क दिया, ठीक है, और आपको वो नहीं समझ में आ रहा, और अगर आप हार मान लो कि मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, है मैं ये काम कैसे करूँगा, तो ऐसे तो फिर आप हार जाओगे। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आपके घर में कोई बड़ा है, अगर आप उससे पूछोगे, या आपके दोस्तों में किसी को कुछ आता है, अगर आप उनसे समझोगे, तो फिर आप हार नहीं सकते। यही कवि कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं जब तक वो नई पीढ़ी को राह नहीं दिखा देते या सही दिशा का ज्ञान नहीं दे देंगे, तब तक उनका अंत नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, कवि का परम लक्ष्य क्या है? कवि का परम लक्ष्य यही है कि वो नई पीढ़ी को, जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, उसे नई दिशा देना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। जब तक वो युवा पीढ़ी को सही दिशा नहीं दिखा देंगे, तब तक उनका अंत नहीं होगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें, और उसके बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया पाठ पढ़ाऊँ हिंदी का, वो आप सब तक पहुँचे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।